बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमानों की अब आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक बयान दिया गया राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि जनाब 2 दफ़ा बड़ी संजीदा कोशिश हुई है कि इमरान खान साहब को किसी डील पर आमादा कर दिया जाए। इसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब ने फील्ड मार्शल साहब से भी बात की, लेकिन इमरान खान ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट के जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं और नवाज शरीफ साहब के अपने पार्टी के तर्जुमान जो हैं, वज़ीर इत्तलात जो हैं, वो भी राना सनाउल्लाह साहब के बयान की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ के ओपनिंग बैट्समैन जनाब जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि 2 नहीं 3 मरतबा इमरान खान को ये ऑफ़र पेश की गई। अब शहर इक़्तिदार में जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि इमरान खान के हवाले से जो अलीमा खान साहबा ने ऑप्शन सामने रखा है कि मैं फील्ड मार्शल साहब का नाम नहीं लिया करूंगी, आप इमरान खान का इलाज करवा दें। उस हवाले से भी कि 3 डॉक्टर जो थे उनके नाम दिए गए थे, किसके नाम पर क्रॉस लगा और कौन सा डॉक्टर जो है वो अल-शिफा से या शिफा इंटरनेशनल से लिया गया था। इस हवाले से एक खबर जो है इस वक्त सर्कुलेट कर रही है और वो भी ज़राए के हवाले से। लेकिन हुकूमती वर्जन उस पर यह है कि इमरान खान को क्योंकि 25 जनवरी को उनके मुताबिक, हालांकि सोर्स ये कहते हैं कि 24 जनवरी की रात को पिम्स में इमरान खान का सर्जिकल प्रोसीजर किया गया, उनको इंजेक्शन दिया गया। अब अगला इंजेक्शन इमरान खान साहब को 25 फरवरी को लगना है और उसके बाद 1 महीने बाद यानी 25 मार्च को तीसरा इंजेक्शन लगेगा। लेकिन पार्टी को, इमरान खान के वकला को, इमरान खान की फैमिली को, किसी को भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। इस हवाले से उस्मा खान साहबा बहुत, उन्होंने मीडिया के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा था, वो बड़ा होलनाक था कि इमरान खान को शायद जहर दे दिया गया। यही बात आज जो है वो अलीमा खान साहबा ने की। उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि हमें इमरान खान के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, ये ना हो खुदा ना हस्ता इमरान खान को किसी तरह का जहर दिया जा रहा हो। इसलिए जो फैमिली है उनकी निगरानी में और ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में इमरान खान का जो है वो मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। सारा दिन ये खबर जो है वो टीवी स्क्रीनों पर चलती रही कि अलीमा खान साहबा ने सरेंडर कर दिया, अलीमा खान साहबा ने डील ऑफर कर दिया। अलीमा खान इसके अलावा अपने भाई की जान बचाने के लिए क्या कर सकती है? आखिरी हद यही है ना कि जिनसे लड़ाई है आप उनसे बात कर लें कि भाई हम इस लड़ाई में फ़िलहाल ये वाली ब्रेक चाहते हैं, जैसे आप कहें वो करने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमारे भाई की जान की हिफाजत की जाए। हुकूमत क्या कह रही है वो मैं आपको तारक फजल चौधरी साहब का बयान सुना देता हूँ और उसके बाद लगता है कि वो गलती जो 24 जनवरी को की गई है वो अब हुकूमत के गले पड़ी हुई है। और माजी में आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब बड़े पीटीआई को कहते थे कि वो एहतजाज के लिए आप ऊ की आवाज़ निकाल लिया करें, क्योंकि वो जापान गए थे और वहाँ उन्होंने सुना था। अब जो है उनको ऊ करने का उनका वक्त हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग्स चल रही हैं जिस हवाले से उनमें कंप्रोमाइज़ भी हैं, उनमें रॉन्ग नंबर्स भी हैं, लेकिन इमरान खान के फ्रंट फुट पर आकर लड़ने वाले खिलाड़ी भी आखिरी हद तक जाने को तैयार है कि कंटेनर तैयार है, एक हुक्म का इंतज़ार है और बीच में अब आ गया रमज़ान है। तो रमज़ान के बाद जो है अगर वो इमरान खान की रिहाई फोर्स पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, पूरे पाकिस्तान से मेंबरशिप्स ऑन हो जाती हैं, तो फिर उस फोर्स को रोकने के लिए क्या एक सवाल इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा काफ़ी होगा कि ये जो आपने फोर्स बनाई है ये गैर कानूनी है। तो सुहेल अफरीदी साहब उस हुक्म की भी पासदारी करेंगे, क्योंकि ये जो धरना ख़त्म किया गया था उस पर उन्होंने यही लॉजिक दी थी कि क्योंकि मेरे कायद ने मुझे इदारों का एहतराम सिखाया और इदारों के फ़ैसलों का एहतराम सिखाया, तो इस पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना मेरा फ़र्ज़ है। तो धरने ख़त्म कर दिए गए। अब हुकूमत जो है, तारक फजल चौधरी साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स का जो बोर्ड था, जब उन्होंने इमरान खान की आंख के मुआयने के लिए अडियाला जा रहे थे उस वक़्त बैरिस्टर गोहर और एक डॉक्टर को कहा गया था आपने साथ जाना है। तो अब आप भी एक बात लिख कर रख लें कि हुकूमत इस मामले में इतना फंस चुकी है कि जिसे कहते हैं ना गले की हड्डी, ना ये निगल सकते हैं ना ये उगल सकते हैं। इमरान खान के मामले पर पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और जैसे अभी खिलाड़ी मैदान में आई हैं, उसके अलावा इंसानी हकूक़ की तंजीमें आई हैं, इमरान खान के बच्चे जो हैं वो फ़ाल हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की निशानी समझे जाते हैं। अब ये आवाज़ सुनिए जो जनाब तारक फजल चौधरी साहब की है, जो बता रहे हैं कि उस रात जब अडियाला में बुलाया गया तो क्या हुआ, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो 3 नाम दिए गए थे अब ज़राए उसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात। जब 2 रुकनी एक आला सतही डॉक्टर्स का जो बोर्ड है इमरान खान साहब के आंख के मुआयने के लिए अडियाला जेल जाता है
تو اس وقت کانٹیکٹ کیا گیا تھا بیرسٹر گور صاحب کو، اور ان کے ایک ڈاکٹر کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ ساتھ لانا چاہتے ہیں تو ضرور لائیں. لیکن یہ ان کی پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس ہے کہ وہاں پہ وہ 2-2.5 گھنٹے انتظار کر 1.5 سے 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے. لیکن عالمہ بی بی نے روکا، ہماری اطلاع تو یہ انہوں نے روکا، بیرسٹر گور کو بھی انہوں نے نہیں آنے دیا، اور کوئی دوسرے ڈاکٹر تھے انہیں بھی نہیں آنے دیا. تو یہ ان کی اپنی انٹرنل کوئی میٹر ہے، ورنہ ان کی ملاقات بھی ہو جاتی اس دن بیرسٹر گور صاحب کی. بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات کرانے کو تیار ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کروانے کو تیار نہیں. بیرسٹر گوہر صاحب آ جائیں، لاما راجہ ناصر عباس صاحب، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ کو ہم نہیں ملنے دیں گے. اور کوئی بھی بندہ آ جائے، قاسم بھی آ جائے، لیکن ہم جو ہے نورین خانم صاحبہ کو ملنے نہیں دے رہے. ہم کسی بھی ڈاکٹر کو عمران خان کا معائنہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان کے ذاتی معالجین کو ملنے نہیں دیں گے. اسے انا اور ضد کہا جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کی زندگی کے حوالے سے عمران خان کی بہنیں 2 دن سے شہر اقتدار میں میڈیا کے سامنے اپنا کیس پیش کر رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی بات سنتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس وقت بھی سب سے زیادہ عمران خان کے حق میں لوگوں کے ویڈیو میسیجز آ رہے ہیں. این بوتن دیکھ لیں، سنیل گواسکر دیکھ لیں، گریگ چیپل جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور انسانی حقوق کے جو تنظیمیں ہیں، ان کے بھی لوگ عمران خان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. آواز شہباز شریف صاحب کے کانوں میں نہیں پہنچ رہی. ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں تو ستے خیر ہیں. یہ بات بھی اب لکھ کے رکھیں کہ ٹرمپ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، وہ کسی وقت بھی بجے گی اور ان کو بجا کر رکھ دے گی. وہ ایسی کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے جو ان سے پوری کرنے کی ان میں ذرا بھی سخت نہیں ہوئے گی. آج دن میں عمران خان کی صورتحال کے حوالے سے ذرائع سے جو میڈیا کو ایک خبر جاری کی گئی، جس میں 3 ڈاکٹرز کے نام تھے، کس پر ہاں کی گئی کس پر نہ کی گئی، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اور اس کے بعد اس وقت جو ہے انٹرنیشنل فورمز پر عمران خان کے حوالے سے کیا گفتگو کی جا رہی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. پہلے سن لیجئے کہ شوکت خانم کے CMO یعنی ڈاکٹر عاصم یوسف نے 3 ماہر امراض ریٹنا کے نام بھجوائے تھے. ڈاکٹر عاصم نے ناموں میں سے جو انہوں نے دیے تھے کسی ڈاکٹر کو اجازت نہیں ملی. ڈاکٹر عاصم یوسف نے تینوں ڈاکٹرز کے نام سلمان راجہ صاحب کو دیے تھے. الشفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹر عامر ایوان، ڈاکٹر مظہر اسحاق، ڈاکٹر وقار مظہر کے نام دیے گئے تھے. الشفا انٹرنیشنل کے بجائے الشفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھجوایا گیا. یعنی ان تینوں ڈاکٹرز کو چھوڑ کر الشفا آئی ٹرسٹ کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب کو بھجوایا گیا تھا. ڈاکٹر ندیم قریشی کے ساتھ پمس کے ڈاکٹر عارف صاحب، جن کا آپ بیان سن چکے ہیں کہ ڈاکٹر عارف صاحب ہی تھے جنہوں نے عمران خان کی آنکھ کی شدت اور حالت خراب ہونے کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، یہاں پہ ان کا پروسیجر نہیں ہو سکتا. انہی ڈاکٹرز کی وجہ سے جناب پمز میں عمران خان کو لایا گیا تھا. ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو اڈیالہ جانے کی اجازت نہ ملنے پر الشفا کا ڈاکٹر بھیجا گیا تھا. عمران خان کو پہلا انجیکشن 25 جنوری کو لگا، دوسرا انجیکشن 25 فروری کو لگے گا. عمران خان کو دوسرا انجیکشن جیل میں لگنا ہے یا اسپتال میں، ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. اس کے حوالے سے بھی طارق فضل چودھری صاحب بتا چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی یہ انجیکشنز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے، ان کو لگوائیں گے، لیکن وہ وقت سے پہلے نہیں بتا سکتے کہ کس ہاسپٹل میں عمران خان کا میڈیکل پروسیجر کیا جائے گا. دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے تھے حکومت عمران خان کی ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ عمران خان کو کسی ہسپتال بھی لے کے جایا گیا ہے. اب پورے کا پورا نظام ایک طرف ہے اور پوری دنیا دوسری طرف ہے کہ بھائی عمران خان کا آپ علاج کروائیں، لڑائی آپ بعد میں لڑ لیجئے گا. اب انٹرنیشنل فورمز پر عمران خان کے لیے جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، ان میں انسانی حقوق کے رہنما برینڈن سلور نے جنیوا کانفرنس برائے انسانی حقوق و جمہوریت میں عمران خان کے لیے آواز اٹھائی. کل رات کو یہ کانفرنس ہوئی تھی. عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں جن کو ان کے ملک کی رجیم نے قید کیا ہوا ہے. برینڈن سلور کی یہ گفتگو سن لیجئے 49 سیکنڈ. And because of them, I believe that with your help, a future Geneva summit will likewise see the political prisoners highlighted today, like Pastor Ezra Jin, like those in Russia, highlighted by Marina, and all those who spoke of the prisoners in Venezuela, Vietnam, Cuba, Iran, Belarus, Hong Kong, that eventually they will be here to take the stage in Freedom and Geneva Summit. And in Pakistan as well, in the imprisonment of Imran Khan, all those being persecuted by regimes engaging in oppression around the world, that we will see them in solidarity here on stage. Because as Martin Luther King Jr. used to say, the arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. انصاف ہوگا اور انصاف فراہم کیا جانا، یہ ان کے حقوق کا
तहफ़्फ़ुज़ जो है उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी कि इमरान खान को इस वक्त जो हुकूमत जो है वो ट्रीटमेंट देने को भी तैयार नहीं। दूसरी जानब जो है इंटरनेशनल फोरम्स पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में मरीम नवाज साहबा के जहाज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने भी जो जहाज़ ख़रीदा है, जो उनकी हुकूमत की तर्जमान खुद बता रही हैं, एयर पंजाब जो है वो कमर्शियल फ़्लाइट्स लिया करेगी। अभी बेड़े में पहला जहाज़ आया, तो उसके हवाले से सवालात कल भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने उठाए थे कि भाई कौन है उस कंपनी का CEO, कहाँ है इसका स्ट्रक्चर, कहाँ से लिया आपने लाइसेंस। अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो मरीम नवाज साहबा के जहाज़ पर ही हो रही है, लेकिन इस मौजू को अगली वीडियो में रख लेंगे और चलते हैं वापस उस मौजू की जानिब जहाँ से वीडियो का आगाज़ किया था कि नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान जनाब जवेद लतीफ़ साहब तर्जुमान है, उनके ओपनिंग बैट्समैन है, वो मीडिया पर आकर अब बता रहे थे कि इमरान खान को 2 से 3 दफ़ा ये ऑफ़र किया गया था और इमरान खान ने उन ऑफ़र्स को ठुकराया था। लेकिन साथ ही वो पुराना मंजन जो हमेशा से वो बोलते हैं कि इमरान खान की अभी भी सिस्टम के अंदर से सहूलतकारी हो रही है, और सहूलतकारी करने वालों का नाम नहीं लेते, क्योंकि पहले तो ये शक किया जाता था कि शायद जवेद लतीफ़ साहब जिस तरफ इशारा करते थे कि शायद जनाब फैज़ अमीर साहब के कुछ लोग हैं वो इमरान खान की जो है वो सहूलतकारी करते हैं। लेकिन अब क्योंकि फैज़ अमीर साहब जो हैं वो भी जेल में हैं, तो सहूलतकारी कौन कर रहा है? ये राना सनाउल्लाह के बयान की जो तस्दीक जो है इन्होंने की, और इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के जो गैर सरकारी तर्जमान हैं वो इस हवाले से अब लड़ाई में क्यों कूद पड़े हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पहले ये सुन लीजिए जो मचूर नहीं हुई। जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। हुकूमत वक्त ने डॉज किया है या इमरान खान ने डॉज किया है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 3-4 दफा डील हुई है, मचूर होने से पहले खत्म हो गई है। वजह शायद दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, और दोनों दफा ऐसा हुआ है कि कभी आलमी कुव्वतों के दबाव पे और कभी इंटरनल दबाव से, और तीसरा एक जो आज भी आप देख रहे हैं कि 14 कप्तान जो है क्रिकेटर कप्तान जो खत लिख रहे हैं, और कभी इससे पहले अमेरिकन कांग्रेस ने खतूत लिखे थे। मुझे ये बताएं कि जो मैं पहले कहा करता था कि सहूलतकारी है, मैं जब ये कहा कैप्टन का खत लिखा सहूलतकारी सर आ जाए आप इधर, उसमें 2 क्रिकेटर हैं कप्तान जो है वो इंडियन है और बाकी दूसरे ममालिक का। आप थोड़ा सा हौसला कर लेना। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मुझे बहुत अच्छा लगता कि वो 14 कप्तान खत लिखते, तो अगर उन्होंने उस वक्त लिखा होता जब कप्तान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था या लगाया गया था, उस वक्त लिखते कि जो इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में या इख्तियार में जुल्म जबर कर रहे थे अपने मुखालफिन पर, उस वक्त लिखते ये खत कि कप्तान साहब आप अपनी इज्जत गंवाए ना, हम कप्तानों का भी स्टेक है कि एक क्रिकेटर जो कप्तान था उसने बेहतर डिलीवर किया ना कि हमारे लिए एक सेकंड। अब मुझे ये बताएं, कांग्रेस ने कभी जो खतूत लिखे पाकिस्तान के लिए जिसने सर्व किया, वो जुल्फकार भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, उनके लिए कभी किसी अमेरिकन कांग्रेस ने इतनी इसलिए लिखते हैं कि जब मुल्क के अंदर अमन ना रहे, जब मुल्क के अंदर मुल्क को डिस्टेबल करना हो, एक फाख्ता जो है ना, फाख्ता एक जगह आती है, एक पटाखा चलता है, दोबारा फाख्ता वहां नहीं आती। इसी तरह सरमायादार होता है, सरमायाकार होता है दुनिया का, कि जिस जगह डिस्टेबल हालात हो, जिस जगह अमन। स्टेबल किसने करने हैं? इमरान खान ने करने हैं। हुकूमत की चाबी आपके हाथ में, आप स्टेबल कीजिए, क्योंकि इमरान खान के मैंडेट पर बैठी हुई हुकूमत स्टेबल कैसे करे? क्योंकि सबसे पहली शर्त है कि सियासी इस्तेहकाम आए, उसके बाद लोगों को पता होता है ये हुकूमत जो बैठी हुई है ये जाएगी नहीं, गिरेगी नहीं, क्योंकि ये लेजिटिमेट है। लेकिन अब इस हुकूमत पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लेजिटिमेसी कैसी है? जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स या पतन की रिपोर्ट्स जो हैं, ये चीख कर बताती हैं कि आपका मैंडेट जो है आपका अपना नहीं है, वो किसी और का है। और ये खुद भी इलेक्शन के दिनों में इनका एक पैगाम जारी हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि लाहौर की माल रोड पर बैठे हुए एक सरकारी अफसर ने जनाब सीटें किस तरह बेची हैं। तो जब इनको भी पता है कि सीटें नून लीग ने कैसे ख़रीदी हैं, तो फिर उनकी बात पर कैसे कोई यकीन करे। अब आते हैं उस लड़ाई की जानिब जो कल से शुरू हुई थी और आज उसमें शिद्दत आ चुकी है। कल जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था कि इमरान खान को डील्स ऑफ़र की गई, वो मैं थोड़ा सा आपको सुनवा देता हूँ। और उसमें उन्होंने कहा था 2 संजीदा कोशिशें हुई। उसमें किसी को उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। एक संजीदा कोशिश तो मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान हुई है, और वो कोशिश संजीदा कोशिश थी। ठीक है, 24 नवंबर को जब इन्होंने घिराव किया, उस वक्त भी थी, उससे पहले भी थी, उस वक्त भी थी। दूसरा जो है उसकी मैं तफसील में इससे ज्यादा नहीं जा सकता कि कुछ लोग बाहर से आए थे एक मुल्क से। जी ये 2 वो बता चुके, लेकिन आज अचानक से एक तो फैसल वावडा साहब आते हैं और वो इनको
जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं उनको कटहरे में खड़ा करके पूछते हैं, हाँ भाई राणा साहब दसो। अब जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो भी राणा साहब को इस पर आके जवाब ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि फैसल बावड़ा के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून की सिट्टी गुम हो जाती है, खामोश हो जाते हैं, कोई भी इनको जवाब नहीं देता। फैसल बावड़ा ने ट्विटर पर पोस्ट की है, मेरे दोस्त राणा सना साहब, आपने कहा इमरान खान को 2 दफ़ा डील ऑफर की गई लेकिन वो नहीं माने। पहले तो बताएं कब, कहाँ और कैसे ये डील ऑफर की, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। मैं समझता हूं कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर इमरान खान ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। फिर सियासतदानों ने कहा कहाँ जाना है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किसी और के पीछे ना बानी जाएगा ना जा सकता है और ना ही किसी और में हिम्मत और जुर्रत है। राणा साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं, वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ ना सोचें। फैसल बावड़ा और अताउल्लाह तारड़ ये अब ट्वीट करते हैं। तारड़ साहब जो इसी हुकूमत के तर्जुमान हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो राणा सनाउल्लाह और जवेद लतीफ़ साहब को क्या जवाब दे रहे हैं वो सुन लीजिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया में इमरान खान की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। इमरान खान के हवाले से ना कोई डील है ना ही कोई डील है। इमरान खान को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। इमरान खान अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरम है और रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। ये इनका लिखना था कि जनाब मुनीफ फारूक साहब जो हैं उन्होंने भी अपने बताना होगा कि भाई मैं भी अपना हिस्सा डाल आया हूँ। उन्होंने भी ट्वीट में आकर इनको जवाब दिया था कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो डील की बात आप कर रहे हैं ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब को सोचना चाहिए कि क्या वजह हुई है कि उन्होंने ये जो बयान दिया है उसके बाद अपनों ने ही उन पर बिजलियां गिरा दी हैं कि भाई आप जाने, आपका बयान जाने, आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जहाँ से ताकतवरों का होल्ड है जिन दिमागों पर, वहाँ से जो जवाब आ रहा है वो उनको जवाब भी आप खुद दे लीजिएगा कि कोई हुकूमत जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाती है जब फैसल बावड़ा साहब बोलते हैं। टीवी स्क्रीनों पर भी देख लीजिएगा, कभी गौर कर लीजिएगा कि जब फैसल बावड़ा साहब नून लीग की क्लास ले रहे होते हैं तो सामने बैठा हुआ कोई भी शख्स, इनमें से अज़मा बुखारी साहबा को भी आप कई शोज़ में देख चुके हैं, और जितने भी ये तेज़ ज़ुबान वाले मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो सारे झाग की तरह बैठ जाते हैं कि नहीं हमारे पर चलते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो उनका कल किया हुआ जो ट्वीट था वो मैंने रखा था, लेकिन वो कहीं टाइमलाइन में इधर उधर हो गया कि जो एग्जैक्ट मुनीफ फारूक के इस पर कमेंट्स उन्होंने दिए थे कि ये जो दावा किया जा रहा है ना राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ से, वो दावा दुरुस्त नहीं है। इस वीडियो से करामत मुगल को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।